नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सर आप सबका अपने YouTube चैनल रुद्रदेव क्लासेज एवं अजय खोरवाल क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमारी हिंदी व्याकरण की क्लासेज चल रही हैं। उस क्लासेज में हमने वर्ण विचार जो टॉपिक है वो हमारा चल रहा था। उसके अंतर्गत हमने आपको वर्ण विचार के 2 पार्ट आपको बता दिए हैं, जिसमें हमने देखा कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वर कितने तरीके से विभक्त होते हैं, और व्यंजन को भी हमने 3-4 तरीके से उसमें बताया था। उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां हम देखते हैं कि कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो वर्ण विचार में क्वेश्चन के रूप में आते रहते हैं, उनको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी के जो अन्य वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं। हमने जो बात की थी कि स्वर कितने हैं, तो हमने आपको बताया था 11। स्वर कितने बताया था? 11। हमने बात की थी व्यंजन कितने हैं, तो हमने बताया था आपको 33। ठीक है, तो यहां तक हमने आपको 44 वर्णों को बताया था। कितने वर्णों को? 44 वर्णों को। ठीक है जी। लेकिन कुछ स्टूडेंट ये भी समझते हैं कि सर हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, कुछ कहते हैं कि 56 वर्ण होते हैं। तो उन सारे तथ्यों को आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और आपके सारे कंफ्यूजन को आज हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी के जो अन्य वर्ण हैं उनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो हिंदी के जो अन्य वर्ण हैं हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा देखिए, हिंदी के अन्य वर्ण कौन कौन से हैं। अन्य वर्ण, तो हमारा सबसे पहले जो हिंदी का अन्य वर्ण आता है वो हमारा आता है अयोगवाय। कौन सा है? अयोगवाय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अयोगवाय की, कि हिंदी में अन्य वर्ण कौन कौन से हैं, जिसमें हमारा एक होता है अयोगवाय, और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है कितनी? 2। अयोगवाय की संख्या कितनी होती है? 2। कौन कौन से होते हैं? तो ये हमारे होते हैं अं और अह। ये 2 वर्ण होते हैं जो कि अयोगवाय होते हैं। यदि हम इसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे हम अनुस्वार। क्या बोलते हैं हम इसको? अनुस्वार। और इसकी बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं विसर्ग। इसको क्या बोलते हैं हम? विसर्ग। यदि अनुस्वार की बात करें तो क्या होता है चिन्ह इसका? ये देखिए, इस प्रकार से शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदी होती है उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और जबकि ऊपर नीचे जो 2 बिंदु होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम विसर्ग कहते हैं। तो ये हमने बात की किसकी? अयोगवाय की। तो अब हम बात करें, देखिए किसी भी शब्द को यदि हम तोड़ते हैं, उसकी व्युत्पत्ति करते हैं, तो वहां से उसका हमें अर्थ अच्छे से समझ में आ जाता है। तो जैसे हम देखते हैं कि देखिए ए का अर्थ होता है नहीं, निषेध के लिए। योग यानी जोड़ना। योग यानी क्या होता है? जोड़ना। वाह यानी बहन करने वाला। यानी ऐसे वर्ण जो हिंदी वर्णमाला में योग यानी जोड़ करके बहन नहीं होते हैं। वाह यानी बहन करना, यानी नहीं, तो ऐसे वर्ण जो हिंदी वर्णमाला में जुड़ करके बहन नहीं होते हैं, यानी वो साथ नहीं चलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अयोगवाय कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अयोगवाय किन्हें कहते हैं। और इनका प्रयोग हमेशा किसके साथ में होता है? स्वरों के साथ में होता है, व्यंजनों के साथ में नहीं होता। दूसरी बात करते हैं, देखिए इनका प्रयोग यदि हम पहले इसकी बात करें तो इनका प्रयोग किसके साथ होता है? स्वरों के साथ। इनका प्रयोग किसके साथ होता है?
स्वरों के साथ। ठीक है जी, इनका प्रयोग किसके साथ में होता है? स्वरों के साथ। और दूसरी हम यदि बात करें छंदों की दृष्टि से, यदि हम देखें काव्य शास्त्र की तरफ हम जब जाएंगे तो छंदों की दृष्टि से हम देखें तो इनके साथ जुड़कर जो स्वर होता है उसको गुरु माना जाता है। उसको क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है। यानी इनकी जो संख्या है वो सदैव क्या होती है? इनकी संख्या सदैव क्या होती है? 2 होती है। संख्या सदैव 2 होती है। 2 यानी गुरु रूप में होती है ना? गुरु का चिन्ह कैसे होता है? इस प्रकार से होती है। ठीक है जी, इनकी संख्या सदैव गुरु रूप में होती है, यानी 2 होती है। इनकी संख्या क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, सदैव 2 होती है, इनकी संख्या 2 होती है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा अयोगा हो गया। दूसरी हम बात करें तो दूसरा हमारा होगा दूसरा। तो दूसरे की जब हम बात करेंगे, दूसरा होता है संयुक्ताक्षर। कौन सा होता है? संयुक्ताक्षर। तो ये कितने वर्ण होते हैं? संयुक्ताक्षर वर्ण कौन कौन से होते हैं, है ना? जब हमने वर्ण विचार तो अध्ययन की दृष्टि से हमने पढ़ाया था, वहां इनकी हमने चर्चा नहीं की थी, इसीलिए हम इसको यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो संयुक्त अक्षर जो हमारे वर्ण हैं वो कितने होते हैं? वो हमारे होते हैं संख्या में कितने? 4। कितने होते हैं? 4। संयुक्त अक्षर वर्णों की संख्या कितनी है? 4। और कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है जी, ये होते हैं हमारे। अब हम इनकी बात करें कि ये किस किस वर्णों से मिलकर के बने हैं। ये संयुक्ताक्षर हैं जो किन किन वर्णों से मिलकर के ये बने हैं। तो देखिए 6 जो है वो बना है आपका के प्लस से प्लस ए, इससे मिलकर के बना है 6। ठीक है, यानी आधा के, आधा श और ए। यदि कभी कभी क्या होता है, इसको हम जो मूर्धन्य सकार है इसमें हम ए को साथ में ही जोड़ करके भी इसके टुकड़े कर लेते हैं, तो फिर क्या बनता है? के प्लस से, यानी ए इसमें जुड़ रहा है। ठीक है, ये भी इसका क्या होता है? विच्छेद होता है। ठीक है, अब हम त्रय की बात करेंगे तो त प्लस रे प्लस ए। ठीक है, इसी प्रकार से त प्लस रे। इसी प्रकार से जय क्या पूछ लिया आपका? जय प्लस ये प्लस ए। ठीक है, और ये हो जाएगा जय प्लस ये। इसी हिसाब से आपका से प्लस रे प्लस ए, और ये आपको बन जाएगा से प्लस रे। इस हिसाब से आपके ये 4 संयुक्ताक्षर वर्ण होते हैं। देखिए कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से पूछ के आ जाता है कि श जो है वो किन किन वर्णों से मिलकर के बनता है। तो जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया कि 6 है ना, इस ये मतलब जो है इसके साथ में कौन कौन से वर्ण जुड़ते हैं, यानी किन किन वर्णों से जुड़ करके बनता है। जैसे आपका ऑप्शन आ गया के प्लस से, है ना, एक आ गया आपका, दूसरा ऑप्शन आ गया आपका के प्लस से, तीसरा आपका आ गया ऑप्शन के प्लस से, और चौथा आपका ऑप्शन आ गया के प्लस से प्लस ए। ये मान लीजिए आपके लिए 4 ऑप्शन आ गए और आपसे पूछा कि 6 का विच्छेद क्या होगा, यानी किन किन वर्णों से मिलकर के ये जो 6 है वो बनता है, तो आप इसमें से क्या आंसर चुनेंगे आप? तो आप इसमें से आंसर चुनोगे क्या? पहला आंसर होगा इसका? जी नहीं, इसका पहला आंसर नहीं होगा। आप यही माइनर मिस्टेक है, ये आप यही माइनर मिस्टेक आप कहां करते हो? एग्जाम
एग्जाम में करते हो। देखिए हमने 6 हलन पूछा है, 6 हलन पूछा यानी आधा, तो आधा कब होगा जब दोनों वर्णों में आधा होगा, यानी ये वाला तीसरा ऑप्शन इसका आंसर होगा। कौन सा होगा? तीसरा ऑप्शन। इस हिसाब से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो हमें गलत नहीं करना है। तो हमने दो दृष्टि से हमने पढ़ लिए, एक अयोगवार एक संयुक्ताक्षर। अब हम तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा है अपना कौन सा? विकसित स्वर। कौन सा है? विकसित स्वर। अब हम इनको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। तीसरा जो है हमारा वो है विकसित स्वर, जिसको हम अनुनासिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनुनासिक, या फिर चंद्रबिंदु भी उसको बोल सकते हैं। तो उसमें हमारा जो वर्ण आएगा उसमें कितना आएगा? ए। उसकी संख्या कितनी है? ए। विकसित स्वर तीसरा है आपका विकसित स्वर, जिसका हम अन्य नाम बोलेंगे अनुनासिक। अनुनासिक, जिसका हम अन्य नाम बोलेंगे क्या? चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु। तीसरा हम बात करते हैं, तीसरा कौन सा है आपका? तीसरा है आपका विकसित स्वर। क्या है? विकसित स्वर। यदि हम इसका अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम होगा इसका अनुनासिक। क्या होगा? अनुनासिक। यदि हम और इसके अन्य नाम की बात करें तो उसका नाम होगा चंद्रबिंदु। क्या होगा? चंद्रबिंदु। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है आपकी एक। कितनी होती है? एक। इसकी आपकी संख्या होती है एक। ठीक है। कौन सा होता है वो? इस प्रकार से देखिए, आ और इसके ऊपर चंद्रबिंदु, ये जो है वो विकसित स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है ये? विकसित स्वर। अब हम बात करें कि देखिए ये आपका होता है, क्या होता है? अनुस्वार। क्या होता है ये आपका? अनुस्वार। ठीक है। लेकिन जब इस प्रकार से क्या होता है कि चंद्रबिंदु होता है, उसे हम बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। अब हम बात करेंगे अनुस्वार से जो युक्त जो शब्द है उसको तत्सम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? तत्सम। ठीक है। जिस भी शब्द पे अनुस्वार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तत्सम। इसको हम कहां पढ़ते हैं? शब्दों की जब हम वर्गीकरण करते हैं वहां तत्सम तद्भव आता है, तो वहां हम इसको देखते हैं। जबकि चंद्रबिंदु से युक्त, अनुनासिक से युक्त क्या होगा? तद्भव होगा। क्या होगा? तद्भव होगा। तो विकसित स्वर की हमने बात की, तो ओ जो है वो क्या होगा? विकसित स्वर होगा। चौथा हम बात करें ताड़न जात। चौथा हम बात करते हैं ताड़न जात। ताड़न जात वर्ण। ठीक है। इनका हम दूसरा नाम बात करें तो क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त वर्ण। चौथी यदि हम बात करें, सॉरी तीसरा यदि हम बात करें तो इनको द्विगुण वर्ण भी कहते हैं। और हम बात करें तो इनको विकसित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? विकसित व्यंजन। अब ये कौन कौन से होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है कितनी? 2। कितनी होती है? 2। और कौन कौन से होते हैं? ट वर्ग का तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण। ट वर्ग का तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण, ये क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। इनको उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है? फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का क्या होता है? फेंका हुआ। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ उस हिसाब से लुढ़क करके जाती है और ऐसा लगता है कि ये वर्ण क्या है कि बाहर निकाले जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। जैसे हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ड। क्या बोलते हैं? ड। और इसको ड। तो ये जो है मतलब वर्ण ऐसा लग रहा है कि ये मतलब फेंका जा रहा है, लुढ़का हुआ सा ये
अनुस्वारी वर्ण लग रहा है। अब हम बात करते हैं, हम यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी और मजेदार बात हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि कोई भी व्यंजन जो होता है वो स्वर से मिलकर के उच्चारित होता है, यानी स्वर के योग से ही वो बनता है। जैसे मान लीजिए हमने क का उदाहरण लिया, किसका लिया हमने, क का उदाहरण लिया, और क को जब हम टुकड़े करते हैं, यदि हम उसमें से व्यंजन स्वर को निकालते हैं तो क प्लस है, तो यानी क जो होता है वो क्या रह जाता है, आधा रह जाता है, हलंत रह जाता है। तो हमने कहा कि व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यदि हम उनमें से स्वर को निकाल देते हैं तो वो क्या कर जाते हैं, आधे रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करेंगे कि उच्चरित जो वर्ण हैं इनको हम आधा नहीं कर सकते, इन उच्चरित वर्णों को हम क्या नहीं कर सकते, आधा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए ये आपका ढ और ये आपका ढ, अगर आधा करना पड़ेगा आपको तो आधा करना पड़ेगा तो इसमें हलंत लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हलंत लगाना पड़ेगा। और ऐसा आपने कहीं भी हिंदी वर्णमाला में नहीं देखा होगा कि एक चिन्ह के बाद दूसरा चिन्ह मिल जाए, ऐसा आपको हिंदी वर्णमाला में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यदि हम बात करें कि जैसे ये ह्रस्व उ है ना, के में उ लग रहा है, क्या हम इसमें ओ की मात्रा लगा सकते हैं, क्या हम इसमें ओ की मात्रा लगा सकते हैं? ऐसा कोई वर्ण हो सकता है? नहीं हो सकता कि एक चिन्ह लगाने के बाद दूसरा चिन्ह नहीं आएगा। जब यहाँ ऐसा नहीं होगा तो यहाँ भी ऐसा नहीं होगा। ये आपको मैंने सिद्ध करके बता दिया। अब हम बात करते हैं कि जैसे ये वर्तनी शुद्धि में भी आ जाता है, किसमें आ जाता है, वर्तनी शुद्धि में। जैसे आपने देखा होगा कि वाम में, क्या वाम में। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो दो चिन्ह लगे हुए हैं, नहीं, ये साइड में है, ने के नीचे, और इसी को आप वर्तनी शुद्धि में दे देगा। जैसे मान लीजिए ये दे दिया आपको, सॉरी ये है ना, और ऐसे आपको दे दिया, पूछ लिया कौन सा शुद्ध है, ठीक है, तो कौन सा शुद्ध होगा, ये वाला शुद्ध होगा, ये वाला अशुद्ध होगा। इस हिसाब से हम देखते हैं, हमने आपको यहाँ पर बताया कि जो डे और डे है इनमें क्या होता है, कभी भी ये आधे नहीं होते, हलंत में नहीं होते हैं। तो हम इनमें यदि हम दो बात करें तो इनको देखिए, एक चीज और, एक बात और देख लीजिए आप कि डे और डे से ये उच्चरित जो वर्ण है इनसे कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं किया जाता है, कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि इनको हम हलंत नहीं कर सकते, आधा नहीं कर सकते, तो इनका हमें स्थान काउंट करने में दिक्कत होती है कि इसको, जैसे हम जब शब्दों का क्रम देखते हैं तो वहां हम देखते हैं कि कौन सा वर्ण पहले आता है और कौन सा बाद में आता है, उस क्रम के आधार पर हम इनको निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए कभी भी ये शब्द के शुरू में नहीं आते हैं। तो ये यहाँ पर हमें ताड़न जात के बारे में दो बिंदुएं देखने को मिली। एक तो क्या होगा कि इनका, किसका, ताड़न जात का क्या नहीं होता, स्वर अलग नहीं होता है ना, कभी भी क्या नहीं होता है, स्वर रहित नहीं किया जा सकता, इनको कभी भी स्वर रहित नहीं किया जा सकता, स्वर रहित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। और दूसरी बात हम करें कि इनसे कभी भी नए शब्द का आरंभ नहीं होता, इनसे कभी भी नए शब्द का प्रारंभ नहीं होता, इनसे कभी भी नए शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। तो ये हमें दो चीजें जानने को मिली किसके, ताड़न जात के बारे में। तो अब हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं
अगला है हमारा विदेशी व्यंजन। अगला कौन सा है? विदेशी व्यंजन। हम इसको यहां से साफ कर रहे हैं। देखिए अगला है विदेशी व्यंजन। कौन कौन से हैं? एनसीईआरटी की जो बुक दे रखी है उनमें विदेशी व्यंजनों की संख्या है कितनी? 3। और जबकि यहाँ पर विदेशी व्यंजनों को कितना काउंट किया गया है? 5। कितना काउंट किया गया है? 5। तो कौन कौन से होते हैं अभी उनको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। विदेशी व्यंजन, पांचवा है आपका विदेशी व्यंजन। विदेशी व्यंजन और इनकी संख्या कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5। कौन कौन से होती है? देखिए ये होते हैं हमारे कै, है ना, खे, गे और खे, है ना, और जय, जय और कै। ये जो 5 वर्ण हैं इनके इधर देखिए ये क्या लग रहा है? ये लग रहा है नुक्ता। इसको क्या बोलते हैं? हम नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नुक्ता। तो ये जो 5 वर्ण हैं ये हमारे विदेशी वर्ण हैं, है ना। और एनसीईआरटी में 3, एनसीईआरटी में कितने होते हैं? 3। एनसीईआरटी कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। एनसीईआरटी में 3 कौन कौन से होते हैं? तो एनसीईआरटी में आपके 3 होते हैं। देखिए जय, खे और खे, ये आपके 3 वर्ण होते हैं एनसीईआरटी। ठीक है, जय, खे और खे। और ये कहां से लिए गए हैं? ये है अरबी फारसी, अरबी फारसी भाषा के हैं, अरबी फारसी भाषा। ठीक है, अरबी फारसी भाषा के ये वर्ण हैं। तो यहां पर हमने ये आपको हिंदी के अन्य वर्णों के अंतर्गत हमने यहां पर बता दिया। तो यह यहां पर खत्म होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हिंदी में वर्ण कितने होते हैं। कोई बताता है सर 44, कोई बताता है 52 और कोई हमें 56 बताता है। सर हमें क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए। तो देखिए आज यहाँ आपका सारा कंफ्यूजन खत्म होता है। कैसे होगा? देखिए वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या की हम बात कर रहे हैं कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं। कितने होते हैं बताइए? स्वर, और स्वर होते हैं आपके कितने? 11। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यंजन। नंबर 1 हो गया ये स्वर, नंबर 2 हम बात करते हैं व्यंजन। और व्यंजन कितने होते हैं? तो वो आपके होते हैं 33। कितने होते हैं? 33। और ये टोटल वर्ण कितने होते हैं? तो टोटल वर्ण होते हैं ये देखिए 44। कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण। टोटल वर्ण कितने होते हैं? 44। और ये 44 जो वर्ण हैं ये क्या है? मूल वर्ण है। क्या है? मूल वर्ण। ठीक है, क्या है ये? मूल वर्ण या साधारण वर्ण, या हम इनको साधारण वर्ण भी कह सकते हैं, साधारण वर्ण। ठीक है जी, साधारण वर्ण। अब हम बात करते हैं, देखिए हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, स्वर 11, व्यंजन 33 और मूल वर्ण जो है 44 टोटल होते हैं। तीसरी यदि हम बात करते हैं तो इसमें देखिए क्या काउंट होते हैं? अयोगवाय। क्या काउंट होते हैं? अयोगवाय। और अयोगवाय की हमने संख्या कितनी बताई थी? 2। कौन कौन सी? अंग और अह, यानी
अनुस्वार और क्या बताया था, विसर्ग। इसके बाद में हमने चौथा हमने काउंट किया था क्या, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, और संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी बताई थी, 4। कितनी बताई थी, 4। इसके बाद में हमने ताड़न जात बताए थे आपको, ताड़न जात, ताड़न जात, और ताड़न जात की हमने संख्या बताई थी कितनी, 2। कितनी बताई थी, 2। तो अब हम इन सबको टोटल करें तो देखिए 44 और 2 46 और 4 50 और 2 कितना हो गया, 2 52। तो यहां पर हमारे जो कितने वर्ण हो गए, 52। कितने हो गए, 52। और इनको हम क्या बोलेंगे, कुल वर्ण। इनको क्या बोलेंगे हम, कुल वर्ण। कुल वर्ण, ठीक है। 52 क्या हो गए, हिंदी के कुल वर्ण। अब हम बात करें छठा। देखिए 56 कैसे होते हैं ये भी हम आपको समझा रहे हैं। छठे की यदि हम बात करें तो विदेशी वर्ण कितने होते हैं, विदेशी वर्ण। तो विदेशी वर्ण जो हैं वो होते हैं आपके 4 विदेशी वर्ण। विदेशी वर्ण कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, देखिए हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, किसके अनुसार, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। हमने 3 वर्ण माने थे व्यंजन, कौन कौन से, ख, ज और प। ये हमने 3 वर्ण माने थे व्यंजन, है ना। और एक हमने माना था क्या, स्वर। और स्वर में क्या माना था हमने, अ। ये हमने क्या माना था, स्वर। जब हमने आपको किसके आधार पर, दत्ताकार यानी ओष्ठ की आकृति के आधार पर जब हमने बताया था। तो और जो है वो स्वर है और 3 व्यंजन है, इसलिए विदेशी वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, 4। और इनकी टोटल संख्या हो जाती है, वो हो जाती है हमारी 56। और इनको हम कहेंगे हिंदी में मानक वर्ण। क्या कहेंगे, मानक वर्ण। अब देखिए आपका यहाँ पर सारा कंफ्यूजन अभी खत्म करते हैं कि देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। देखिए 6 क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे छोटे छोटे हो गए। 6 क्वेश्चन आपके छोटे छोटे कैसे हो गए, सीधे सीधे। स्वर कितने होते हैं, 11। व्यंजन कितने होते हैं, 33, है ना। अयोगवाय कितने हैं, 2। संयुक्ताक्षर कितने हैं, 4। ताड़न जात कितने होते हैं, 2। और विदेशी वर्ण होते हैं 4, स्वर और व्यंजनों को मिलाकर के। अब हमारे यहाँ 3 जो है वो बड़े प्रश्न हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने हैं, या कुछ भी नहीं आए, बस केवल ये पूछ ले कि वर्ण कितने हैं, तो आपको आंसर करना है 44। यदि वहां कुल शब्द जुड़ा आ जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, तो आंसर होगा आपका 52। यदि वहां पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या कितनी है, यानी मानक वर्ण मिलाकर के कुल टोटल कितने वर्ण हैं, तो आपका आंसर होगा 56। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर वर्णों के बारे में अच्छे से विस्तार से हमने यहाँ पर पढ़ लिया और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। यदि आपको कहीं भी कुछ भी क्वेरीज है या आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप YouTube में कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा, और उसका हम अगली वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। और आपसे यही गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि क्या होगा, आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद।